नमस्कार दोस्तों, मैं कश्यप अरविंद बिंद। आज जो विगत दिनों से एक मामला चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है कि आरक्षण में कोटे में कोटा होना चाहिए, उसी संबंध में मैं अपनी बात को रखने आया। अगर हमें आरक्षण को समझना है तो सबसे पहले उसके इतिहास में जाना पड़ेगा, और जब उसके इतिहास में हम जाते हैं तो ये पता चलता है कि हमारे देश में एक व्यवस्था 3000 साल से चल रही थी, जिसमें ये देखा गया कि हमारे देश को बड़ी व्यवस्था में बांटा गया, यानी 4 वर्ण। एक था ब्राह्मण, एक था क्षत्रिय, एक वैश्य और एक शूद्र। यानी ये 4 वर्ण के लोगों को, जैसे जो ब्राह्मण था उसको शिक्षा का अधिकार था, उसको पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार। उसके बाद क्षत्रिय जो राजपाट संभालते थे, और तीसरा वर्ण था वैश्य जिसके पास धन और व्यापार, और जो चौथा वर्ण था शूद्र, उस वर्ण के पास सेवा करने का अधिकार था। यानी जो 3 लोग हैं उनकी सेवा करने का काम ये करेंगे। और उसी व्यवस्था में ST, SC और OBC के लोग आते, जिन्हें शूद्र कहा गया। लेकिन जब देश हमारा आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, जब देश आजाद होने के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया, और बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान लागू किया। और संविधान का मतलब कहा गया कि संविधान का मतलब संविधान, सम मतलब बराबर, विधान मतलब सबके लिए। यानी अब से हमारे देश में ऐसी व्यवस्था होगी कि जो 3000 साल से जो व्यवस्थाएं चल रही थी, उस व्यवस्था को अब हम नहीं मानते हैं। अब हमारे देश में जो व्यवस्था चलेगी वो संविधान से चलेगी। तो जब संविधान से व्यवस्थाएं चलनी शुरू हुई तो उसमें जो शूद्र समाज के लोग, उनको 3000 साल से शिक्षा का अधिकार नहीं था, उनको व्यापार का अधिकार नहीं था। यानी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक रूप से ये जातियां पीछे थी। तो उसको खत्म करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था लाई कि जिन जातियों को 3000 साल से पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी, जिन जातियों को धन रखने की व्यवस्था नहीं थी, व्यापार करने की व्यवस्था नहीं थी, उन जातियों को अब विशेष प्रावधान दे करके आगे बढ़ाया जाएगा। तो उसके तहत सबसे पहले SC शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति की सूची बनाई गई कि जो जातियां छुआछूत की शिकार हैं उनकी एक सूची तैयार की गई, और उनको SC में रखा गया और उनको 15% आरक्षण दिया गया। उसके बाद आदिवासी समाज के लोग, उनको ST बनाया गया, शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति, जो जंगलों में रहते थे, उनको भी विशेष प्रावधान किया गया और 7.5% का उनको आरक्षण दिया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद जब ये आरक्षण की व्यवस्था चल रही थी तो 1990 में मंडल कमीशन लागू किया गया और OBC समाज के लोगों को 27% आरक्षण दिया गया, और उसका नाम रखा गया अन्य पिछड़ा वर्ग। उसकी एक सूची बनाई गई, उसमें तमाम जातियों को सूचीबद्ध किया गया और उनको 27% आरक्षण दिया। जो जाति आर्थिक और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पीछे थी, उनको आगे करने के लिए जब ये व्यवस्था की गई, और ये व्यवस्था इसलिए की गई, किसी से भेदभाव करने का ये नहीं था। ये था कि जो लोग 3000 साल से पीछे छूटे हुए हैं उनको आगे ला करके और उन सबको समानता समाज में स्थापित करने का ये उद्देश्य। लेकिन आज के समय में जब हम इस चीज को देखेंगे तो आज देश आजाद हुए 70-75 साल हो गए, लेकिन आज दुर्भाग्य का विषय ये है कि ये आरक्षण लागू होने के बावजूद भी इन जातियों को उनकी भागीदारी उनकी संख्या के हिसाब से नहीं मिल पाई। लेकिन आज 70-75 साल के बाद भी आज क्या स्थिति है? अभी एक डाटा निकाला गया, राज्यसभा में सवाल पूछा गया, IAS, IPS और फॉरेन सर्विस में ST, SC, OBC समाज के लोगों की क्या भागीदारी है। जब उस सवाल पूछा गया तो उसके बदले में ये जवाब मिला कि ST समाज के लोगों की भागीदारी 3.8% है, SC समाज की भागीदारी 7.65% है, और OBC समाज की भागीदारी 15.92%। यानी देश आजाद होने के बाद भी 7.5% आरक्षण ST समाज के लोगों को मिलता है, लेकिन मात्र 3.8% लोग ही अब तक IAS, PCS और फॉरेन सर्विस में जा पाए, यानी आधे से भी कम। वही हाल SC में ही है। SC में 15% आरक्षण मिलता है, लेकिन मात्र 7.65% लोग ही IAS, IPS और फॉरेन सर्विसेज में हैं। वही OBC समाज की
27% आरक्षण मिलता है और अभी तक मात्र 15.92% लोग IAS, IPS और फॉरेन सर्विसेज में है। और ये डाटा 2018 से लेकर के 2022 का है, यानी 4 साल का ये डाटा निकाला गया। तो देश आजाद होने के बाद भी ST, SC, OBC के लोगों को उनको जितना आरक्षण मिलता है उनके कोटे के बराबरी का हिस्सा भी नहीं मिल पाया है। हम ये कहते हैं कि आरक्षण में बंटवारा तब किया जाता है जब उन जातियों को उनके कोटे का पूरा लाभ मिल चुका। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज ST, SC और OBC के लोगों को देखो, जहाँ प्रोफेसर की भर्ती हो रही है, जहाँ कोई भी सरकारी संस्थान में भर्ती होती है तो उनको NFS कर दिया जा रहा है, यानी नॉट फाउंड सुटेबल, यानी इस पद के योग्य नहीं है। आप हमको बताओ, इस देश में अगर ये तीनों ST, SC, OBC को मिलाया जाए तो 85% आबादी है। क्या 85% आबादी में 85% के लोग, क्या उनके लड़कों में 1000 लड़कों के अंदर वो योग्यता नहीं है कि वो DM बन पाए? कि 1000 लोगों के अंदर वो योग्यता नहीं है कि SDM बन पाए? लेकिन ये इसलिए नहीं हो पा रहा है कि विश्वविद्यालयों का मालिक कुलपति होता है, और कुलपति किस बिरादरी का है? वो फॉरवर्ड बिरादरी का है। तो कुलपति जब फॉरवर्ड रहेगा तो ST, SC, OBC को नॉट फॉर सुटेबल तो करेगा ही करेगा। उसकी जातिगत मंशा है। जो आरक्षण को बदनाम करते हैं कि आरक्षण की वजह से देश की व्यवस्था खराब हुई है, तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की मीडिया में तो कोई आरक्षण नहीं है भाई, लेकिन देश की मीडिया ने देश का सबसे ज्यादा बंटाढार किया है। अगर आरक्षण इतनी खराब व्यवस्था होती और आरक्षण से सारा व्यवस्था खराब हो जाता तो फिर मीडिया खराब क्यों है? मीडिया को सही रहना चाहिए ना, वहां तो कोई आरक्षण नहीं है। तो ये आरक्षण को बदनाम करने की साजिश है। और मैं कहता हूं कि आरक्षण से ही समाज को सही दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए जो बुद्धिजीवी लोग हैं, चाहे मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं कि इस देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जातिगत जनगणना इसलिए मैं कह रहा हूँ होनी चाहिए ताकि जातिगत जनगणना होने के बाद ये पता चल जाएगा कि किस जाति के पास कितनी नौकरी है, किस जाति के पास कितना धन है, किस जाति के पास कितनी जमीन है। ये सारा डाटा आने के बाद जो जाति शोषण करने वाली है अपने आप समाज के सामने आ जाएगी। और इसका मैं प्रमाण दे रहा हूँ। अभी बिहार में जातिगत जनगणना की गई और जातिगत जनगणना में आर्थिक सामाजिक सर्वे किया गया तो पता चला कि जिस समाज की आबादी 10% है वो 22% नौकरियों पे कब्जा करके रखा है, यानी अपने 2 गुना ज्यादा। इसलिए वो करके रखा है कि संस्थान में उसके लोग भरे हैं, और जब उसके लोग भरे हैं, उसके जाति के लोग, तो वो अपने जाति के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते। दूसरी एक चीज कि जमीनों का डाटा निकाला गया तो पता चला बिहार में 3 जातियां हैं जिनके पास 10% मात्र आबादी है, उनके पास 74% जमीन है। आप बताओ, देश गुलाम थी तो जमीन भी गुलाम थी ना साहब, कैसे 74% आपके साथ हो? तो मैं ये कहता हूँ कि इस देश में जातिगत जनगणना इसलिए जरूरी है, और मुझे लगता है कि ST, SC, OBC के लोगों को इस मुद्दे पर एक बहुत बड़े आंदोलन की जरूरत। जो ये सरकार कोटे में कोटा करके आपस में हमको लड़ाना चाहती है, ये मुद्दे से सबका ध्यान हटाना चाहती है। मैं ये चाहता हूँ कि हम सभी लोगों को इकट्ठा होकर के और एक सूत्र में होकर के इस बात के लिए बहुत बड़ा आंदोलन की जरूरत है, और इसमें ये मांग हो कि इस देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए, कम से कम अगर इस देश में 70-75 सालों से ये व्यवस्थाएं चली आ रही हैं तो पता तो चले कि इस व्यवस्थाओं का लाभ किसको मिल रहा है, किसके पास धन ज्यादा है, किसके पास जमीन ज्यादा है, किसके पास नौकरी ज्यादा है। ये तभी पता चलेगा जब जातिगत जनगणना होगी। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो आरक्षण के नाम पर एक दूसरे को लड़ाया जाता है, मैं तो ये कहता हूँ कि जिस जाति की जितनी आबादी हो उसको उसके आबादी के हिसाब से आरक्षण दे जाए, ताकि किसी का आपस में झगड़ा ना रहे, कोई आपस में झगड़ा ना करे, और इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर।